हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आलोक और आज सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। तो आपने इससे पहले यूनिट सेल के बारे में देखा कि कैलकुलेशन ऑफ एटम्स आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी यूनिट सेल के अंदर या क्रिस्टल लैटिस के अंदर। आज हम लोग उन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में देखेंगे कि हमारे ये जो स्फीयर्स होते हैं, जो मैंने बॉल दिखाया था, जो स्फीयर दिखाया था कि कॉर्नर्स पे हैं, सेंटर पे हैं, फेस पे हैं, ये इन्हीं स्फीयर्स के बड़े एक तरह से साइज को लेकर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि थोड़ा मैंने मोड चेंज किया है आज, क्योंकि मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बोर्ड पे नहीं बना पा रहा था या ये कहूँ कि बहुत अच्छे से मैं आपको विजुलाइज नहीं करा पाऊँगा बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन मोड फॉलो किया है। तो देखिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा कि ये मोड आपको कैसा लगा। अदरवाइज़ मैं फिर से बोर्ड पे आऊँगा, बोर्ड पे ही रहूँगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, आज के पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने ये मोड अपनाया है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। आप अपने कमेंट दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम लोग देखने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह से क्लोज पैकिंग होती है और उस क्लोज पैकिंग को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोज पैक्ड। सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, लीविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस, और अपने बीच में मिनिमम वैकेंट स्पेस छोड़ते हैं। मतलब अब यही सोचिएगा कि उसी यूनिट सेल में जो हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे लगा रहे थे वो इतने बड़े हो जाएं कि एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएं और बहुत ही कम जगह एक दूसरे के बीच में वो छोड़ें। तो स्फीयर है बिल्कुल क्लोज पैक तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ बीच में स्पेस हल्का रहेगा, लेकिन फिर भी दे टचेस विथ ईच अदर। तो आइए सबसे पहले हम लोग 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को देखेंगे, फिर 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को देखेंगे, फिर 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। अब देखिए, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक पर्टिकुलर रो बन गया है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक पर्टिकुलर रो में अरेंज हो गए हैं। जैसे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपने देखा कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पर है, दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पर है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। बिल्कुल इनका जो पेरिफेरी है इसके पेरिफेरी को छू रहा है, और इस तरह से इन्होंने रो बना दिया है। अब रो बना दिया है तो आपको ऊपर स्ट्रक्चर में यहां पे देखिए दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिख रहा है कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने नेबर में 2 लोगों को लेकर चल रहा है। मतलब अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इसके साथ 2 नेबर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो आइए और चीज़ें इसमें देखते हैं कि क्या टेक्स्ट है। अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इन रो एंड टचिंग विथ ईच अदर। 1 डायमेंशन का मतलब है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इन अ रो एंड टचिंग विथ ईच अदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें। In this arrangement, each sphere in contact with 2 other. हर एक स्फीयर 2 अलग अलग के साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस स्फीयर के बारे में बात करेंगे तो इसके साथ ये स्फीयर भी है और ये स्फीयर भी है, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी एक पार्टिकल के नियर में जो उसको टच करते हुए पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे एक कोई भी पार्टिकल अपने इस तरफ एक और इस तरफ एक रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई? एक इधर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक इधर है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। बहुत ही आराम से समझिए, ठीक है, बहुत आराम से समझिए। आइए चलते हैं आगे की तरफ और आगे मूव करेंगे। आगे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? तो देखिए, जब हम क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में देखते हैं, 1 डायमेंशन में आपने देख लिया रो में अरेंज हो जाते हैं, और 2 डायमेंशन किस तरह से अरेंज होगा?
अब जैसे वन डायमेंशन को इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप एक दीवार बनाना चाहते हैं और दीवार में आपने क्या किया, ईंटें जोड़ना शुरू की। अब ईंट जब नीचे से आप जोड़ते हुए चलेंगे तो एक रो बन जाएगी और उसी रो के ऊपर दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और धीरे धीरे आपकी दीवार खड़ी हो जाएगी। तो पहले आपने एक डायमेंशन में जोड़ा, उसके बाद आपको जो दीवार मिलती है वो 2 डायमेंशन में होती है। 2 डायमेंशन का मतलब है कि उसकी एक लेंथ होगी, उसकी एक हाइट होगी, तो उसको 2 डायमेंशन मिल गया। तो 2 डायमेंशन इज जनरेटेड बाय द स्टैकिंग ऑफ द क्लोज्ड पैक्ड रो। एक रो को दूसरे के ऊपर क्लोजली पैक कर दिया जाए, ठीक है ना। जब एक रो दूसरे के ऊपर क्लोजली पैक हो जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, इस तरह से आपको 2 डायमेंशन जनरेट होगा। तो आपने 1 डायमेंशन देख लिया था, अब 2 डायमेंशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देयर इज अ 2 वे, और यहां पे 2 वे हैं जोड़ने के, 2 वे हैं जोड़ने के। कैसे जोड़ सकते हैं? एक तो हम जिस तरह से नीचे आपके स्फीयर लगे हुए हैं, बिल्कुल उन्हीं स्फीयर को अलाइन कर दिया जाए, तो वो पहला वे हो जाएगा। देखिए पहला वे दिया हुआ है, सेकेंड रो इज प्लेस्ड एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट रो। एग्जैक्टली ओवर, जैसे एक ईंट आपने नीचे लगाई और उसी के ऊपर आपने दूसरी ईंट लगा दी, ठीक है, तो एग्जैक्टली प्लेस्ड वन ओवर एनदर। तो इसको हम लोग ए टाइप कहते हैं। भाई नीचे जिस तरह की है उसी तरह की ऊपर भी है, जिस तरह की रो नीचे है उसी तरह की रो ऊपर है। तो देखिए किस तरह से अरेंज होता है, ये मैं आपको फिगर से दिखाता हूं। जैसे ये एक रो थी और इसी के ऊपर आपने दूसरी रो लगा दी, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अलाइनमेंट के साथ, और उसके ऊपर आपने तीसरी रो लगा दी सेम अलाइनमेंट के साथ। तो सच ये एक पहला 2 डायमेंशनल, एक तरह से 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का जो पहला एग्जाम्पल है या पहला वे है, वो ये है कि एग्जैक्टली अलाइन कर रहे हैं हम किनको, कंस्टेंट पार्टिकल जो एक रो बनाई थी, एक रो को अलाइन किया दूसरे पे, दूसरे को तीसरे पे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा, आपको इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिख रही है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यहां पे अगर किसी एक एटम के बारे में आप बात करें, किसी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में बात करें, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है और इससे टच कर रहा है, ठीक है। मतलब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 4 नेबर के साथ टचिंग स्टेज में है। ओके, मैं यहां पर भी आपको बोर्ड पर भी समझा देता हूं। जैसे यहां पे आपने बनाया, यहां पे आपने बनाया, ये बनाया, ये बनाया, फिर इसी के नीचे अलाइन कर दिया है, बिल्कुल इसी के नीचे अलाइन कर दिया है, इसी के नीचे अलाइन कर दिया है। देखिए अब देखिए इसके बारे में अगर आप बात करें तो दिस वन इज अटैच्ड विद दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन। तो ये क्या बनाएगा, एक स्क्वायर बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है। ओके, इसीलिए इस तरह की पैकिंग को जब 2 डायमेंशन में आप बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइन करते हैं, तो अगर ये ए टाइप है, ये ए टाइप है, तो ये भी ए ही टाइप है, बिल्कुल सेम अलाइनमेंट है। तो ये ए टाइप की है तो ये भी आपकी ए टाइप ही है, और इसने क्या बना दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना दी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना दी। एंड सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप, लिखा हुआ है यहां पे देखिए ए टाइप। इफ 3 रो देन ए टाइप, अगर 3 रो होगी तो ए टाइप, 4 रो होगी तो ए टाइप, 5 होगी तो 5 बार ए लिख लीजिए। तो सेम तरह के रोज के अलाइनमेंट हो रहे हैं। ओके, आइए सेकंड टाइप के अलाइनमेंट को देखते हैं कि सेकंड टाइप का अलाइनमेंट कैसा होगा। देखिए सेकंड टाइप का अलाइनमेंट कैसा होगा। अच्छा एक चीज और छूट गई, अब भाई 4 नेबर हैं, 4 के साथ अटैच है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो कोई आपसे पूछे कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 4 होता है। ओके, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बी टाइप, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरे टाइप की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, द सेकेंड रो इज प्लेस्ड अबव द फर्स्ट रो इन द स्टैगर्ड मैनर। स्टैगर्ड मैनर का मतलब होता है कि जैसे आपका एक बॉल यहां था, एक बॉल यहां था, इसके बीच में एक स्पेस बन रहा होगा, तो मतलब ऊपर आने वाला जो बॉल है उसके बीच में आए, स्टैगर्ड मैनर में आ जाए, सच दैट द स्फीयर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। जो स्फीयर्स हैं सेकेंड रो के वो उस डिप्रेशन में फिट हो, ठीक है। तो ये दूसरी तरह की
पैकिंग हो गई है 2 डायमेंशन में। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि कैसी पैकिंग है। ये देखिए पहली रो है आपकी, और इसी के डिप्रेशन में दूसरी रो डाल दिया हमने। ये देखिए दूसरी रो डिप्रेशन में जा रही है, और इसके ऊपर तीसरी रो आ रही है, वो भी उसके डिप्रेशन में जा रही है। तो ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। ये इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है। इस तरह के अरेंजमेंट में आप देखोगे तो आपको कोई भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 6 अलग अलग एटम के साथ नेबरिंग करेगा। आइए देखते हैं कैसे कर रहा है। ये देखिए इसमें बीच वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 6 एटम से टचिंग में है, 6 एटम से टचिंग में है। तो 6 एटम से टच होने के कारण इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं इसको। यहां छूट गया है फिगर के नीचे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते चलते हैं। 1 रो इज ए टाइप, एक रो तो ए टाइप होगी, चूंकि दूसरी उस स्टैगर्ड मैनर में आ रही है, उसके डिप्रेशन में जाकर फिट हो रही है, तो सेकेंड रो इज कॉल्ड बी टाइप। और फिर से ऊपर वाली जो रो आएगी वो कैसी होगी, ए टाइप। तो सच अरेंजमेंट इज नोन एज ए बी अरेंजमेंट। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी। ऊपर वाली फिर से ए होगी क्योंकि वो अलाइन करेगी नीचे वाले फर्स्ट से। थर्ड वन इज अलाइंड विद द फर्स्ट रो। ओके, पैकिंग इज मोर एफिशिएंट एंड लेस स्पेस इज हियर। अब देखिए बात कर रहे हैं कि जो हमने पहले पैकिंग देखी थी कि आपने बिल्कुल स्फीयर के ऊपर स्फीयर लगा दिया, अलाइन कर दिया उसके ऊपर, तो उसमें क्या था कि स्पेस ज़्यादा रह जा रहे थे। लेकिन इस तरह की इस पैकिंग में जो आपको दूसरी पैकिंग दिख रही है, दैट इज द हेक्सागोनल पैकिंग इन कंपेरिजन टू स्क्वायर पैकिंग। हेक्सागोनल में स्पेस बहुत कम रह जाता है, मतलब ज़्यादा सॉलिड बनने की चांसेस हैं। भाई अगर वायर्स, इनको कहते क्या है, वायर्स, जो खाली स्पेस होते हैं उनको वायर्स कहते हैं। वायर्स जितने ही कम होंगे उसका डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, सॉलिड उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। ओके, तो यहाँ पैकिंग ज़्यादा इफिशियंट है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, चूंकि एक कंस्टिट्यूएंट एटम 6 नेबरिंग एटम के साथ, 6 नेबरिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ अटैच है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। और 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, बात समझ में आई। आगे बढ़े जाए तो आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को समझते हैं। 3 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन समझ लिया, 2 डायमेंशन समझ लिया, अब 3 डायमेंशन पे बात करेंगे कि 3 डायमेंशन में किस तरह से होगी। अच्छा देखिए, जब भी मैंने पहले कहा कि एक मान लीजिए ईंट है, ईंट को जोड़ते चले गए, एक रो बना दिया आपने, ईंट के ऊपर ईंट रखते चले गए, एक दीवार बना दी, तो दीवार एक 2 डायमेंशन स्पेस होता है, 2 डायमेंशन होता है, उसका लेंथ होता है, उसकी हाइट होती है। लेकिन एक जब कमरे की आप बात करते हो तो कमरे में क्या होता है, कमरे की हमारी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। बात को समझ गए, मतलब 3 डायमेंशन तभी होगा जब एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो। तो अगर इन 2 डायमेंशन, जो आपने 2 डायमेंशन बना लिया, मान लीजिए कि हमने ये 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर बनाया था, ये 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर बना दिया था, इस तरफ से भी बन गया भाई, इस तरह से, अब इसको इस तरह से रख दिया और इसी के ऊपर बिल्कुल सेम ऐसे ही रखते चले जाएं, तो इसको हम लोग, इससे क्या बनेगा, 3 डायमेंशन, मतलब एक लेंथ भी मिल गई है और एक ब्रेथ भी मिल गया और एक हाइट भी मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो समझिए आगे, they can be obtained, 3 dimensional close packing can be obtained by the stacking of 2D structures। 2 डायमेंशन को उस एक के ऊपर एक स्टैक करते चले जाएंगे तो आपको 3 डायमेंशन मिल जाएगा। ओके, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। पहला, अब इसमें देखिए 2 तरह की बातें आएंगी कि 3 डायमेंशन आप किससे बना रहे हो, आप 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना रहे हो जिसमें कि एक रो एग्जैक्टली अलाइन थी दूसरी रो पे, या दूसरे तरह का हम बना सकते हैं जिसमें स्टैगर्ड मैनर में आपने 2 डायमेंशन बनाया था और उसको एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहे हो। ओके, तो दोनों तरह की, तो पहले तरह की पहले बात करते हैं कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। और ये किस तरह का बनाएगा स्ट्रक्चर, the second layer is placed exactly over the first layer। second layer
फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ऊपर आएगा और ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपको। तो ये 3 डायमेंशन में देखिए ये एक लेयर हमने 2 डायमेंशन में इस तरह से रखी है, ठीक है, ये इस तरह से 2 डायमेंशन में एक लेयर रखी है, इसके ऊपर दूसरी लेयर आपने रख दी 2 डायमेंशन की, तीसरी लेयर रख दी, तो इस तरह से इसको हाइट भी मिल गई, एग्जैक्टली प्लेस्ड है। देखिए स्फीयर के ऊपर स्फीयर, स्टैगर्ड मैनर में नहीं रखा हुआ है, स्फीयर के ऊपर स्फीयर रखा है, तो ये आपको मिल जाएगी। ओके, अब इस स्ट्रक्चर में जो बात हम करेंगे कि अगर हम पहली लेयर को, पहले 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड को ए टाइप 2 डायमेंशन मानते हैं अगर उसको, तो उसके ऊपर बिल्कुल सेम अलाइनमेंट में रखा गया है, तो दूसरा भी ए टाइप, तीसरा भी ए टाइप, चौथा भी ए टाइप, तो दिस लैटिस इज कॉल्ड ए टाइप पैटर्न। इस लैटिस को, इस बनने वाले लैटिस को ए टाइप पैटर्न कहते हैं और इससे हमको सिंपल क्यूब्स बनते हुए दिखते हैं। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल था वो प्रिमिटिव यूनिट सेल यहाँ पे बन सकता है इससे। ये देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आगे भी दिखाता हूँ। तो दिस लैटिस दस जनरेटेड इज द सिंपल क्यूबिक लैटिस। किस तरह से सिंपल क्यूबिक लैटिस बनेंगे ये देखिए। अब यहाँ पे नीचे मैं एक क्यूब दिखा रहा हूँ, ये देखिए नीचे क्यूब आपको दिख रहा है और इस क्यूब में एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसने एक क्या बना दिया, एक 2 डायमेंशन नीचे रख लिया, एक 2 डायमेंशन ऊपर रख लिया और इससे आपने क्या किया है, सारे एज जोड़ दिए हैं क्यूब के, ठीक है। कॉर्नर्स पे आपको एक एक आइटम मिल गया। ओके, तो सिंपल, अगर कोई पूछे कि सिंपल यूनिट सेल में किस तरह का क्लोज पैकिंग होता है, किस तरह का, तो आप कहोगे कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर से बनता है। सिंपल वन। इतनी बात समझ में आ गई। आइए दूसरे तरह की लेके चलते हैं, दूसरे तरह से बात करते हैं जब हम स्टैगर्ड वाला 2 डायमेंशनल लेयर लेकर आगे बढ़ेंगे। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन ही हम लोग देख रहे हैं। दूसरी तरह की बात करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। भाई हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर किस में मिलता था, स्टैगर्ड में मिलता था। तो देखिए पैकिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे, लेकिन इन द डिप्रेशन जो आपने बॉल रखी है, एक तो ऑलरेडी उसको जो है आपने एक के अंदर डिप्रेशन के अंदर डाला हुआ है, अब उसके ऊपर भी आपको डिप्रेशन मिल रहा होगा। अब सेकेंड लेयर को ऐसे रखें कि उसके डिप्रेशन में आ जाए, जो डिप्रेशन ऊपर बन रहा हो उसका डिप्रेशन में सेकेंड लेयर हो जाए। तो पहली लेयर को अगर आप ए लेयर मानोगे तो दूसरी लेयर बी टाइप की होगी, इसके ऊपर जब तीसरी आएगी वो फिर ए टाइप की हो जाएगी, क्योंकि वो उसके डिप्रेशन में जाएगी तो नीचे वाले के अलाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें जो आप सेकेंड टाइप पढ़ रहे हो, जिसमें हम लोग डिप्रेशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनाते हैं, उसमें पहला उसका भी ए पार्ट है। यहाँ पे देखिए ए पार्ट में दिखा रहा हूँ, पैकिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर इन द डिप्रेशन ऑफ द सेकेंड लेयर, ठीक है। नाउ लेयर में बी कॉल्ड एज ए एंड बी, लेयर को ए या बी कहा जा सकता है। तो देखिए स्ट्रक्चर में ये देखिए हम लोगों ने, अब मैं भाई देखिए कितना भी करके मैंने कोशिश की तो मैं नहीं बना पा रहा था कि 3 डायमेंशनल आपको किस तरह से मैं दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की है। तो इसके देखिए, इसके डिप्रेशन में ये एक लेयर है, ये एक लेयर मान लीजिए, तो इसके डिप्रेशन में ये सेकेंड लेयर है, इसके डिप्रेशन में थर्ड लेयर है, तो ये 2 डायमेंशनल एक लेयर बन गई। अब इसके ऊपर जब दूसरी लेयर हम डालते हैं तो देखिए दूसरी लेयर डालते हैं, ठीक है। अब यहां पे दूसरी लेयर हमने डाल दी, कहां पे, जहां पे डिप्रेशन बन रहा था। अब इससे समझना क्या है हमको, इससे ये समझना है कि जब आपने इस तरह का किया तो तीसरा लेयर भी बनेगा। अब तीसरे लेयर के बारे में भी बात करेंगे। पहले सेकेंड लेयर बनने से क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। एक तो देखिए ये कि यहां पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप देखिए, ये जो आपका वायर्ड था, इस वायर्ड को ये जो थर्ड लेयर है, सॉरी सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर ने यहां पे पूरी तरह से ढक लिया है, ठीक है। इस वायर्ड को भी ढक लिया है, इस वायर्ड को भी पूरी तरह से ढक लिया है। लेकिन यहां जो नीचे वाली वायर्ड है, ये वायर्ड कुछ अलग तरीके से इसको ये ढक नहीं पाई, तो यहां पे वायर्ड्स 2 तरह के क्रिएट हुए, 2 लेयर के स्टैकिंग से 2 तरह के वायर्ड क्रिएट हुए। एक वायर्ड क्रिएट हुआ जिसमें कि सेकंड लेयर ने उसको क्या किया है, ओवरलैप किया है।
जबकि दूसरा एक और वायर्ड मिल रहा है जहां पे वो खाली स्थान है। तो अगर इसके सेंटर से, नीचे वाली लेयर के सेंटर से, दोनों भाई यहाँ पे देखिए तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ के सेंटर से और यहाँ के सेंटर से और यहाँ के सेंटर से और यहाँ से अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, टेट्राहेड्रॉन मिलेगा, टेट्राहेड्रॉन मिलता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन, तो ऐसे वायर्ड जो इस तरह के वायर्ड हैं, इन वायर्ड्स को टेट्राहेड्रल वायर्ड कहते हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरे तरह के हमको मिले जो नहीं यहाँ पे ढक पाए हैं, ये देखिए इस पोजीशन पे जहाँ पे नहीं ढक पाए हैं, ऐसे वायर्ड्स को हम ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स कहते हैं। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड मिलेगा और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड मिलेगा। अभी आपने केवल 2 लेयर बनाई है, ठीक है ना, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर इन द डिप्रेशन। तो आपको 2 तरह के वायर्ड्स मिल रहे हैं। तो वायर्ड्स को समझिए, देखिए ये जो वायर्ड्स थे जहां पे इस सेकेंड लेयर ने इसको ढक दिया था, तो दिस वायर्ड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वायर्ड्स। और जो नहीं ढक पाए हैं, ये दिस वन इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। यहां पे देखिए एक टेक्स्ट भी आया, नॉट ऑल द वायर्ड्स फॉर फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर। सभी वायर्ड्स फर्स्ट लेयर के नहीं कवर हो पाए सेकेंड लेयर से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, सेकेंड लेयर से कवर नहीं हो पा रहे। आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए। अब देखिए, when sphere of second layer is above the void of the first layer, a tetrahedral void is formed. एक tetrahedral void बनता है because a tetrahedron is formed when the center is joined. जब उनके सेंटर को आप ज्वाइन करोगे तो एक टेट्राहेड्रॉन बनता है, इसलिए इस वायर्ड को टेट्राहेड्रल वायर्ड कहते हैं। ठीक है, नीचे बेस पे 3, ऊपर 1, ओके, तो टेट्राहेड्रल वायर्ड इसलिए इनको कहते हैं। आगे टेक्स्ट देखिए क्या है, द अदर इज मार्क्ड एज ओ या ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, दूसरे को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स कहते हैं। ओके, इफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज n, अगर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के नंबर n है, मतलब ये समझिए कि अगर n एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं यूनिट सेल में, किसी यूनिट सेल को बनाने में n नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ टी वायर्ड्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ ओ वायर्ड्स कितने होंगे। तो ओ वायर्ड्स तो होंगे n और टी वायर्ड्स होंगे जस्ट डबल 2n। यहां पे भी आप देखिए, यहाँ पे टी वायर्ड, यहाँ पे टी वायर्ड, यहाँ पे टी वायर्ड, यहाँ पे ओ वायर्ड, यहाँ पे ओ वायर्ड, यहाँ पे ओ वायर्ड, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी टी वायर्ड मिल रहे हैं। मतलब टी वायर्ड्स, टेट्राहेड्रल वायर्ड्स इज जस्ट डबल देन द ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। टेट्राहेड्रल वायर्ड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड के डबल होंगे, और जितने एटम किसी यूनिट में होंगे उतने ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होंगे, और उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वायर्ड होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब वायर्ड्स को देखते हैं। तो देखिए वायर्ड्स फिर से मैं दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए, ये आपकी पहली लेयर के 3 वो एटम थे, 3 वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे जो पहली लेयर में थे, और इसको ऊपर वाली लेयर का ये वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आकर ढकता है। ठीक है ना, तो जो नीचे जगह बच गई, जो उनके बीच में जो स्पेस बच गया, उसी स्पेस को हम लोग टेट्राहेड्रल वायर्ड कहेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को नीचे के 3 बेस मिला दीजिए, बेस से एक लाइन खींच दीजिए तो एक ट्राइंगल बनेगा, ऊपर एक पॉइंट होगा, अगर उनसे उनके सारे पॉइंट जोड़ देंगे तो टेट्राहेड्रॉन बनता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वायर्ड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको टेट्राहेड्रल वायर्ड कहेंगे। दूसरे तरह का है, नीचे वही बेस है लेकिन ऊपर ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ना। दूसरे जो वायर्ड्स बन रहे थे वो इस तरह के बन रहे थे। यहाँ पर ये पूरी तरह से ये वायर्ड ढक नहीं रहा है, ये खाली जगह बच रही है, तो इस वायर्ड को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वायर्ड कहते हैं। ओके, अब आया समझ में वायर्ड्स किसको कहते हैं, जो खाली स्थान है वो किस तरह का स्पेस ले रहा है, क्या स्ट्रक्चर बना रहा है वहाँ पे, उसको हम लोग, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, जैसे यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनता है वहाँ यहाँ ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, इसलिए इस वायर्ड को ऑक्टाहेड्रल वायर्ड कहा जाता है। ओह चलिए,
क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन हम लोग देख रहे हैं, और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में अब हम लोग थर्ड लेयर के बारे में बात करेंगे। सेकंड लेयर में हम लोगों ने वाइड समझ लिया, प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर हम प्लेस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड लेयर को किस तरह से हम लोग सेकंड पे प्लेस करेंगे और क्या बनेगा। ये देखिए आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में आपने क्या डाला, ये हेक्सागोनल पहला वाला अगर ए टाइप है तो बीच में आपने बी टाइप डाला है, तो बी टाइप में 3 एटम उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में अंदर आएंगे, पर्टिकुलर यूनिट तो बनेगी, और फिर से आपने ऊपर भी डाल दिया ए टाइप, तो ए बी ए टाइप है, 3 लेयर बना दिया। अब इससे बनेगा क्या, इससे बन गया आपका हेक्सागन, ठीक है ना। अब बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितनी बनेंगी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल कैसे, देखिए अगर आप हेक्सागन बनाते हो, अगर आप हेक्सागन बनाते हो, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, ठीक है। अब ये हेक्सागन नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ये इधर भी जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर अपने पास से 3 के साथ ज्वाइंट है, 3 इसके ऊपर इस तरफ भी होंगे, तो टोटल जो एक एटम है वो 6 एटम से जुड़ा होता है, 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर से जुड़ेगा। तो जिस तरह से आपने जब क्यूब देखा था तो क्यूब में हम लोग बात किए थे कि क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 8 क्यूब के साथ पार्टिसिपेट करता है, तो ये 6 हेक्सागन के साथ पार्टिसिपेट करता है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, इसका एक पर्टिकुलर का इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1/6, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इस हेक्सागन में एक तो ये दिख रहे हैं कि 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके सेंटर पे है, नीचे भी दिख रहा है कि 6 लगे हुए हैं और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर पे है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 12 कॉर्नर्स होंगे। नीचे भी आप जाओगे तो कॉर्नर आपको मिलेगा जब आपका हेक्सागन बनेगा, तो 12 कॉर्नर्स हैं और उनका पार्टिसिपेशन कितना है, कितना पार्टिसिपेट करेगा 1/6, क्योंकि वो 6 अलग अलग हेक्सागन से जुड़ा हुआ है। प्लस आगे आएंगे तो 2 × 1/2, 2 × 1/2 क्यों कि ये जो आपका ये जो पार्टिकल है सेंटर में, ये पार्टिकल क्या है, ये फेस सेंटर की तरह है और केवल इसी फेस में है और नीचे वाले फेस में है। जो फेस में होता है वो उसका आधा इसमें जाएगा तो आधा ऊपर वाले में जाएगा, ओके। अगर यहाँ पे है तो आधा नीचे वाले में जाएगा और आधा ऊपर वाले में जाएगा। फेस के सेंटर में प्रेजेंट कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो पार्टिसिपेशन होता है किसी एक यूनिट में वो 1/2 होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली 2 × 1/2 कर दिया। प्लस 3 तो इसके बीच में प्रेजेंट हो गए, प्लस यहाँ पे देखिए 3 इसके बीच में प्रेजेंट हो गए, तो ये 3 एटम तो मैं ऐसे ही लिख लूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपने निकाला कि यहाँ पे आ गया 2 + 1 + 3 6, मतलब एक हेक्सागन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6 होंगे, ओके। जिन लोगों को इस वीडियो से डायरेक्टली आए हैं आप लोग प्लीज जाकर इसके प्रीवियस का वीडियो लेक्चर देखिए जिसमें मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकालना सिखाया है कि किसी भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स, तो उसको देख लेंगे तब इसके आगे समझ में आएगा, ओके। तो ये इतनी बात समझ में आ गई आपके। आइए अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी हैं कवरिंग टेट्राहेड्रल वायर्ड्स। पहली पॉसिबिलिटी है कि टेट्राहेड्रल वायर्ड को कवर किया जाए थर्ड लेयर से। थर्ड लेयर जो आप बना रहे हैं वो थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वायर्ड्स को कवर कर ले। बात को समझिए, पहली लेयर आपने बनाया, उसके डिप्रेशन में दूसरी डाल दिए, उसको डालने के बाद आपको टेट्राहेड्रल वायर्ड भी मिले और क्या मिला, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड मिला। हम तीसरी जो लेयर लेके आए हैं वो टेट्राहेड्रल वायर्ड को ढक ले, मतलब अगर पहली से बिल्कुल अलाइन कर देंगे, पहले वाले से ए टाइप से अलाइन कर देंगे, ए टाइप को बी बीच में है, ए टाइप से अलाइन कर देंगे तो टेट्राहेड्रल वायर्ड कवर हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वायर्ड कवर हो जाएगा। तो पहला जो टाइप है इसमें वो है थर्ड लेयर में कि कवरिंग टेट्राहेड्रल वायर्ड्स। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड्स को कवर करेंगे। द थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर एंड द पैटर्न इज ऑफन रिफर्ड एज ए बी। भाई ए फिर बी फिर ए फिर बी
टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करने के लिए ये जो पैटर्न होता है ए बी टाइप हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये ए था, ये बी था, ये ए था, इसके ऊपर फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। ओके, तो इस तरह से अरेंजमेंट है और यहाँ पे हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर किया है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को, ऐसे स्ट्रक्चर को जो 3 लेयर के ऐसे स्ट्रक्चर बन गए, उनको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर या HCP स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आया बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? आइए नेक्स्ट हम लोग लेकर चलते हैं, दूसरी तरह की देखते हैं कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करें तो क्या होगा। अब जैसे एग्जांपल है मेटल लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम। HCP कहाँ मिलता है? मैग्नीशियम में मिलेगा, जिंक में मिलेगा, आपको HCP का टाइप का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आपको मिलता है। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करें, अब ये देखिए पहली लेयर थी, याद है आपको, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है पहली लेयर। अब इसके ऊपर सेकेंड लेयर आपने डाला था, तो आपने क्या किया था? वाइड्स जनरेट किए थे, ऑक्टाहेड्रल भी और टेट्राहेड्रल भी। इसमें ये वाला टेट्राहेड्रल था और यहाँ पे ये वाला ऑक्टाहेड्रल था। अब हम जब थर्ड लेयर लगाएं और थर्ड लेयर आकर ऑक्टाहेड्रल को कवर करें, देखिए थर्ड लेयर मैं लगा रहा हूँ, ये तीसरी लेयर है जो उसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये थर्ड लेयर लगा रहा हूँ और केवल ऑक्टाहेड्रल को कवर करना चाह रहा हूँ। अब ऑक्टाहेड्रल को जब आप कवर करेंगे तो क्या होगा? अलाइनमेंट ना तो वो फर्स्ट के साथ है ना वो सेकंड के साथ है। अब अलाइनमेंट के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को पाने के लिए हमको चौथी लेयर की भी जरूरत पड़ेगी। तो चौथी लेयर पहले वाली लेयर के को अलाइन करेगी। तो ये देखिए चौथी लेयर मैंने डाला, देखिएगा आ रही है, चौथी लेयर डाला जो पहली वाली से अलाइन कर रहा है। ठीक है, अब जाके आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे पढ़िए टेक्स्ट को, इफ द थर्ड लेयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वाइड, अगर तीसरी लेयर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करती है, देन इट इज नाइदर अलाइन विद द फर्स्ट, तब ये ना तो फर्स्ट लेयर से अलाइन होगी ना ही ये सेकेंड लेयर से अलाइन होगी। एंड दिस अरेंजमेंट इज द सी टाइप, और इसको हम लोग सी टाइप अरेंजमेंट कहेंगे। तो पहली लेयर हो गई ए टाइप, दूसरी लेयर हो गई बी टाइप, तीसरी लेयर हो गई सी टाइप, अब फिर से ए टाइप आएगी। तो ऐसे अरेंजमेंट को ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। ओके, बात समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा तो समझ में आएगा। इमेजिन करिए, मैं इमेजिनेशन कराना चाहता हूँ। व्हेन फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड देन इट्स स्फीयर अलाइंड विथ फर्स्ट। अगर चौथी लेयर आप डालेंगे तो स्फीयर अलाइंड होगा पहली लेयर से। इतनी बात भी हम लोग बात कर चुके हैं। ऑफन रिटर्न एज ए बी सी टाइप, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया कि ए बी सी फिर ए फिर बी सी, तो ऐसे लेयरिंग को ए बी सी टाइप कहते हैं। अब देखिए दिस स्ट्रक्चर इज क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके पहले वाला हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर था HCP, एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर CCP, या इसी से बनता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, इसी से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनता है। तो फेस सेंटर्ड में क्या होते हैं? कॉर्नर्स पे एटम लगे हुए हैं, एक क्यूब के कॉर्नर पे एटम लगे हुए हैं और सभी फेस के सेंटर पे एटम लगे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने निकाला था फेस सेंटर्ड में, कितने आए थे? 4, क्योंकि कॉर्नर पे जो लगे हैं वो सब मिलकर क्या होंगे? एक एटम, और हर फेस पे आधा आधा करके अगर होगा तो 6 फेस, तो 6 × 1/2 इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज 4। इतनी बात याद है तो आगे की बात भी समझ में आएगी। तो आगे देखिए, एक हैशटैग इंफॉर्मेशन है, बोथ ऑफ दीज आर हाईली इफिशिएंट। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हमने इसके पहले बात की, कौन सी? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एज वेल एज CCP, बोथ आर हाईली इफिशिएंट पैकिंग। अब हाईली इफिशिएंट पैकिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है, वाइड्स की जगह बहुत कम है, इसीलिए ये क्या है? बहुत ही इफिशिएंट पैकिंग है। और पूरे लैटिस का 74% ये कवर कर लेते हैं, या यूनिट का 74% कवर कर लेती है, केवल 26% ही स्पेस उसमें खाली रह पाता है। ओके,
हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 12 क्योंकि सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं से अटैच होते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ें और हैं। आइए अब बात करेंगे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स की। ये जो टेट्राहेड्रल वाइड्स बनते हैं ये कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो अब कंसीडर कर देते हैं सीसीपी को लेकर चलते हैं, सीसीपी को लेकर चलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को, इट मीन्स एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब को। अब इसमें देखेंगे तो जो आपका टेट्राहेड्रल वाइड होता है, जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है, ये देखिए मैं आपको क्यूब दिखा रहा हूँ और इस क्यूब के डायगोनल होंगे। एक क्यूब में कुल कितने डायगोनल हो सकते हैं? 4। एक ये देखिए एक डायगोनल बन गया, एक दूसरी तरफ से, तीसरी तरफ से, चौथी तरफ से, तो टोटल 4 डायगोनल बनते हैं। ये जो आपका टेट्राहेड्रल वाइड होता है ये डायगोनल पे प्रेजेंट होता है। एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स मिलते हैं, एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स मिलते हैं और ये टेट्राहेड्रल वाइड की जो पोजीशन होती है वो इस तरफ से आप चलोगे तो टोटल लेंथ का 1/4 के बाद आपको मिल जाता है। टोटल लेंथ का 1/4 चलने के बाद मिल जाता है और ये भी टोटल लेंथ के 1/4 चलने के बाद मिल जाता है। अब इसी तरह से जितने भी डायगोनल होंगे सब पे आपको क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल वाइड्स मिलेंगे। तो ये सारे डायगोनल हमने चारों बना लिए और चारों के टेट्राहेड्रल वाइड्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो टोटल 4 डायगोनल इज फॉर्म्ड, 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स एट ईच डायगोनल, सभी डायगोनल पे 2, तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने बने? तो टेट्राहेड्रल वाइड्स प्रेजेंट एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, बात कर लिए इसके बारे में। एफसीसी मीन्स कितने? 4 एटम, बात किया था। 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2n क्यों आ गया है? ये गलती से आ गया है, इसको आप लोग 2n नहीं होगा, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। तो टोटल 4 एटम होंगे, ठीक है। ये 2n यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे टाइप हो गया, गलती हो गई है। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स अगर टोटल 4 एटम है, मैंने पहले बात की अभी कि अगर देयर इज ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज 4 या n इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो टेट्राहेड्रल वाइड 2n बनेंगे और ऑक्टाहेड्रल बताया था कि n ही बनता है, तो यहाँ 2n मतलब 8, हर एक डायगोनल पे 2 है तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट होता है एज पे, एज के सेंटर पे। तो जितने भी एज होंगे उन एज के सेंटर पे आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मिलेंगे, एज सेंटर पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कितने वाइड्स होंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, अब एज कितने? 12, उनका कंट्रीब्यूशन क्यूब में कितना? 1/4 प्लस एक होता है सेंटर में, एक बॉडी के सेंटर में होता है ऑक्टाहेड्रल, सभी एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर में। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल हेड आपने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे कितने आ गया? 4 आ गए। दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, कहाँ भाई दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और समझिए, इन आयनिक सॉलिड में कोई भी आयनिक सॉलिड बन रहा है, द बिगर आयंस फ्रॉम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यूजुअली एनायन होता है। जो बिगर आयन होता है वो एनायन होता है। एनायन का मतलब है निगेटिवली चार्ज्ड वन इज बिगर और पॉजिटिवली चार्ज वन इज द सॉल्टर। तो बिगर वन क्या करते हैं कि वो प्लेस हो जाते हैं कहाँ पे? स्ट्रक्चर में, और जो कटायंस होते हैं वो जनरली कहाँ चले जाते हैं? वाइड्स में, ठीक है। तो कटायंस यूजुअली ऑक्यूपाई वाइड्स एंड द एनायंस ऑक्यूपाई द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। इसी जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिया है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो आइए न्यूमेरिकल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर और बोर्ड पर सॉल्व करेंगे हम। तो ये न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इन अ सॉलिड ऑक्साइड एंड फॉर्म द सीसीपी लैटिस। सीसीपी लैटिस याद आया? क्यूबिक क्लोज पैक्ड लैटिस बना रहा है। वाइल M3+ मतलब कि कोई कटायन है जिसके 3+ चार्ज हैं, ऑक्यूपाइड द 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। जितने भी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हैं उनका 2/3 ले रहा है। देन प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ सॉलिड। आप इससे क्या फार्मूला ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हमको निकालना है नंबर ऑफ
ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल। तो हम नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन निकाल लेते हैं, वो मेन स्ट्रक्चर बना रहा है। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा भाई? पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? FCC है, FCC है, मतलब 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पे 4 एटम प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, 8 कॉर्नर पे, फेस के सेंटर पे, सबको मिलाकर आप निकाल लीजिए। ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे निकाल लो भाई, ऐसे निकाल लो कि भाई 8 कॉर्नर है तो 1/8 × 8 प्लस और कितने हैं 1/2 फेस सेंटर को कहते हैं, और कितने फेस हैं 6, तो टोटल कितना आ गया 1 + 3 = 4। ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन आ गए। अब जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड भी उतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू 4 ऑल्सो। ओके, अब कह रहे हैं नंबर ऑफ M3+, नंबर ऑफ M3+ कितने हैं? नंबर ऑफ M3+ कितना लिया हुआ भाई? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। M3+ इज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 2/3, तो ये कितना हो गया 8/3। अब फार्मूला आप निकाल लीजिए, फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला देखो, M और M कितने आ गए 8/3, ऑक्सीजन कितने आ गए 4। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सही है ना? अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां कितना हो जाएगा M8O12। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल वाइड्स दिया हुआ है, CCP दी हुई है, तो आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपसे। नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूं। देन दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, टुडेज लेक्चर। कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर करिएगा। इन द लास्ट थैंक यू, और अगेन मेरा रिक्वेस्ट वही है, जितना हो सके इसको शेयर करिए बस। तो मेरी यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोशल साइट से इसको शेयर कर दीजिए। आप वहीं वीडियो जहां देख रहे हैं वहीं नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर पे जाइए और अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, जिस पे आप करना चाहते हो कर डालो। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो उसके बारे में बताइए, कमेंट करके ये बताइए कि आज का लेक्चर जो मैंने इस तरह से प्रेजेंटेशन मोड में बनाया ये आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।